पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, स्टिएप्सिन, न्यूक्लियेजेज। पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो हमारे यहां क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीन हमारे यहां प्रोटीन डाइजेस्टिंग हार्मोन पाई जाती हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो फैट को हमारे यहां डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहां पढ़ लिया डाइपेप्टाइड्स की बात करें, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द सर्कुलेटरी फ्लूइड। Hello rock stars, today we are going to start a very new lesson and that is digestion and absorption. This is very important chapter regarding your NEET examination. Okay? So what is digestion and what is absorption? First we have to know what is digestion and what is absorption. तो digestion अगर हम देखेंगे कि digestion होता क्या है, digestion की बात करें तो डाइजेशन को हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। अगर मान लीजिए हम डाइजेशन को डिफाइन करें, डाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें कि डाइजेशन है क्या, तो हम बोलते हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और क्या ही पर्पज होता है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का? तो हमारा पर्पज ये होता है कि हम उसे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम बोलते हैं कि जो फूड होता है, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। यानी जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, हमारा पर्पस होता है कि हम उससे एनर्जी विड्रॉ करें। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होने वाले जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, इन सभी प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है कौन सा? फूड। फूड प्रोवाइड करता है। तो क्या हम सोचेंगे कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, क्या वो सारे फूड कंपोनेंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या कुछ ही कंपोनेंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो इस तरह से अगर हम फूड को क्लासिफाई करें तो हमारा फूड भी फर्दर दो टाइप का होता है। कि हम बात करें कि क्या फूड के सारे कंपोनेंट हमें एनर्जी देते हैं? तो भैया नहीं, फूड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट फूड, प्रॉक्सिमेट फूड, और दूसरा जो होता है दैट इज प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव, प्रॉक्सिमेट फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमेट फूड? प्रॉक्सिमेट फूड क्या होता है भैया? जब प्रॉक्सिमेट फूड की बात करेंगे तो हमारे खाने का वह कंपोनेंट विच प्रोवाइड अस एनर्जी, यानी इसी कंपोनेंट से हम एनर्जी विड्रॉ करते हैं। तो हमारे फूड के कंपोनेंट में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एनर्जी हम विड्रॉ करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, या हम एनर्जी विड्रॉ करते हैं फैट से, और जो लास्ट सोर्स हमारे यहां एनर्जी का होता है दैट इज प्रोटीन। यानी ये जो हमारे फूड के तीन कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, हम उन्हीं से एनर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमारे फूड के ही कंपोनेंट में और भी पार्ट है। लाइक अगर हम देखें तो हम अपने फूड में विटामिन्स भी तो लेते हैं, हम अपने फूड में मिनरल्स भी तो लेते हैं, और फूड का चीफ कंपोनेंट हमारे यहां वाटर भी तो होता है। तो क्या हम इन पार्ट से एनर्जी विड्रॉ करते हैं? नहीं भैया। तो इनका रोल क्या है हमारे फूड में? हम इन्हें बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करते, बट हमारे शरीर में होने वाले जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनमें रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड के कैटेगरी में रखते हैं। यानी हमारे फूड स्टफ का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और एक कंपोनेंट जो हमारे अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं
उसमें रोल प्ले करेगा। इसी फूड को जो हमने कंज्यूम किया है, जिससे कि हम एनर्जी विड्रॉ करेंगे या तो उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन लेंगे, इसी फूड को, इसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? डाइजेशन। अगर हम डाइजेशन को इटसेल्फ डिवाइड करें, डाइजेशन को इटसेल्फ डिवाइड करें तो डाइजेशन हमारे यहां 5 हिस्सों या 5 स्टेजेस से होके गुजरता है। डाइजेशन का जो पहला स्टेज होता है दैट इज इनटेक ऑफ फूड, यानी इंजेशन। पहले जिस भी फूड कंपोनेंट को हमें क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हमें उसे इनटेक करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं दुकान पे खड़ा हूं, खाने को देखा और डाइजेस्ट कर लिया। सबसे पहला स्टेज तो हमारा ये होगा कि भैया हम खाने को खाएं, यानी इनटेक ऑफ फूड, एंड दैट इज नोन एज इंजेशन। जब हम इंजेशन कर लेंगे तो इसी फूड को, इंजेस्ट किए हुए फूड को हम डाइजेस्ट करेंगे, मींस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड द थर्ड स्टेज इज एब्जॉर्प्शन। क्योंकि फूड हमने खाया ही इसी पर्पज से है कि हम एनर्जी विड्रॉ कर सकें, और एनर्जी विड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि फूड हमारे सेल्स तक पहुंचे, और सेल्स जिस फॉर्म में हमारे फूड को एब्जॉर्ब करेंगी उस फॉर्म तक ही तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं डाइजेशन में। मींस थर्ड स्टेज इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ स्टेज इज इजेशन। मींस अनडाइजेस्टेड फूड को हम शरीर से बाहर भी निकाल देते हैं। और चौथा यानी 5वां स्टेज है एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इनटू इट्स ओन बॉडी मटेरियल। यानी हमने प्रोटीन को अगर एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करके और एब्जॉर्ब किया है तो उसी एमिनो एसिड से रिक्वायरमेंट पड़ने पे हम अपने बॉडी की प्रोटीन बनाएंगे, एंड दैट इज एसिमिलेशन। तो 5 स्टेजेस हमारे यहां होती है क्या? डाइजेशन की। अब डाइजेशन को अगर कैटेगराइज करें कि डाइजेशन हो कहां रहा है, तो डाइजेशन भी 2 टाइप का होता है। अगर डाइजेशन हमारे यहां सेल्स के अंदर हो रहा है तो हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का सीधा सा मतलब है, अगर आप समझने का प्रयास करें कि व्हाट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो व्हेन डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर अगर हो रहा है, इनसाइड द सेल, यानी जो भी फूड मटेरियल है, समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए हमने अमीबा बनाया, ऐसे अमीबा जब हम बनाते हैं तो जो भी फूड पार्टिकल है, अमीबा उसे क्या करता है? अपना स्यूडोपोडिया बनाता है और फूड को सेल के अंदर ले जाता है, और यहां पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करके उसे सेल के अंदर एब्जॉर्ब करता है। अगर इस तरह का डाइजेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और दूसरा प्रकार क्या होता है भैया? दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी जब आउटसाइड द सेल हो। आउटसाइड द सेल कहने का मतलब हमारे यहां जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस सेल के बाहर, जैसे मान लीजिए यहां हमने सेल बना लिया और यहां हमारा फूड पार्टिकल है, तो ये सेल रिस्पेक्टिव एंजाइम रिलीज करती है और इसको इस सेल के बाहर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद इसे एब्जॉर्ब करती है। दैट काइंड ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके अंदर डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, तो डेफिनेटली आप याद कर लिए कि हमारे यहां जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। कैसे होता है भैया? तो हमारे यहां जो डाइजेशन होता है, हमारे यहां एलिमेंट्री कैनाल होती है। हमारे यहां डाइजेशन का प्रोसेस जो है एक ऐसे कनाल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है जो स्टार्ट होता है कहां से? माउथ से। स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। ऐसा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हमारे यहां जो स्टार्ट होता है हमारे यहां माउथ से और खत्म होता है एनस पे। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम लेंथ देखें तो वेरिएबल होती है। लगभग हमने पढ़ा है कि 7 से 9 मीटर तक इसकी लेंथ वेरी करती है। तो हमारा यहां एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसी कैनाल में ड्रॉप किए जाते हैं और वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने के बाद सिंपलर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी सेल्स उन्हें क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए हमारे यहां डाइजेशन का जो टाइप है वो क्या है? वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए क्लियर हो गया। तो हमने जाना कि भैया माउथ से स्टार्ट होगा, एनस पे खत्म होगा। तो माउथ से एनस तक का सफर थोड़ा देख लें हम। माउथ से एनस तक के सफर में जाएंगे तो ये माउथ हो गया,
सॉरी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, माउथ हो गया यानी बकल कैविटी हो गया, फिर हमारे यहाँ ईसोफेगस फेरिंग्स के बाद, फिर हमारे यहाँ स्टमक आएगा, स्टमक के बाद हमारे यहाँ इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते हमारे यहाँ एनस तक का सफर हमारा फूड तय करेगा। लेकिन इस पूरे सफर में इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पेक्टिव डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। तभी तो हम इसे मिला के जो भी ऑर्गन्स इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं उन सभी ऑर्गन्स को मिला के हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। तो हम पढ़ना स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। हम शुरू करेंगे माउथ से और हम जानेंगे कि हमारे यहाँ माउथ में डाइजेशन किस किस हिस्से में होता है और कौन कौन से अंग की क्या क्या हिस्सेदारी है, कौन सा ऑर्गन कौन सा रोल प्ले करता है हमारे यहाँ डाइजेशन में। तो चलिए माउथ की शुरुआत करें। अगर हम जाने कि माउथ में क्या होने वाला है, तो माउथ अगर हम देखें तो माउथ में हमें कुछ पढ़ने को मिलेगा विशेष। जैसे मान लीजिए हम माउथ का जिक्र करें अगर, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला हिस्सा अगर हम अपने माउथ का देखें, एंड दैट इज लिप्स। दैट इज लिप्स। अगर हम माउथ यानी ओरल कैविटी अपना ही मुख अपने शीशे में देखिए तो सबसे पहले क्या बनता है, आपका लिप्स ही तो है। उसके बाद आती है आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जब आती है तो उसमें अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, अलग ऑर्गन्स मिलते हैं, हम देखेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहला हिस्सा जो मिलता है हमें लिप्स का मिलता है। फिर लिप्स के बाद अगर हम अंदर जाएंगे अपने ओरल कैविटी में तो हम देखेंगे हमारे यहां टीथ मिलेगा। क्या मिलेगा? टीथ मिलेगा। फिर हमारे यहां टंग मिलेगी और फिर क्या मिलेगा हमारे यहां? टंग के बाद हम देखेंगे कि ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगी। सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगी। यानी माउथ में हम इन चार लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं इनका रोल हमारे यहां डाइजेशन में होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें भैया कि लिप्स का रोल क्या होता है। तो आपको भी पता है कि लिप्स की बात करें अगर, तो लिप्स हमारे यहां ओरल कैविटी की एंटीरियर मार्जिन यानी बाउंड्री बनाती है। इंटीरियर मार्जिन या बाउंड्री बनाती है हमारे, जब भी हम बात कर रहे हैं आपसे या कुछ भी कर रहे हैं, खाना ही खा रहे हैं, तो लिप्स इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। ऐसे कोई चीज अनवांटेड पार्टिकल हमारे ओरल कैविटी में घुस नहीं सकता। तो एक तो इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। दूसरा यहाँ लिप्स का रोल देखें हमारे यहाँ, तो हम बोलने में भी कुछ वर्ड्स जब प्रोनाउंसिएट करते हैं उस दौरान हमारे लिप्स का और टंग का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तीसरा रोल क्या है हमारे लिप्स का? तो डाइजेशन में रोल क्या हो गया भैया बता दीजिए जरा। तो डाइजेशन में रोल यही है, क्योंकि डाइजेशन जब हम पढ़ना शुरू किए थे तो हमने बताया था कि हमारे यहाँ डाइजेशन का जो पहला स्टेज होता है दैट इज इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाना। और खाना जो हमारा है, फूड जो हमारा है, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। लाइक मान लीजिए हम सॉलिड या लिक्विड स्टेट का जिक्र करें तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की बात करें, जैसे सपोज करिए कि कोई मिल्क फीडिंग बेबी है जो मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है, तो मिल्क को सकल करने के लिए वो लिप्स का यूज करता है। किस फंक्शन के लिए? तो लिप्स प्रॉपर सक्शन प्रेशर जनरेट करती है एट द टाइम ऑफ लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट लेते समय जैसे मान लीजिए कि हमने पेप्सी ही ली या फ्रूटी ही लिया, तो अगर उसको स्ट्रॉ से हमें पीना है तो हम लिप्स का अगर रोल ना प्ले कराएं तो हम पी नहीं पाएंगे। हम उन बंदों की बात नहीं कर रहे हैं जो बोलेंगे कि नहीं होठ खोल के पी लेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमें स्ट्रॉ से पीना है तो हम सक्शन प्रेशर जनरेट कराते हैं एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर लिप्स। ठीक है, तो लिप्स का ये रोल है, इंजेक्शन ऑफ फूड में मदद करती है। बेसिकली इट प्रोवाइड प्रॉपर सक्शन प्रेशर एट द टाइम ऑफ लिक्विड डाइट। तो लिप्स का रोल हमारे यहाँ डिफाइनिंग हो गया भैया कि ये है। लिप्स के बारे में और डिटेल में हम पढ़ सकते थे लेकिन आपके यहाँ इतना ही पूछा गया। लिप्स की बात करें हम तो लिप्स में देखेंगे तो लिप्स बना होता है हमारे यहाँ ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल से। ठीक है, जैसे ही लिप्स हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ओरल कैविटी का इंटीरियर मार्जिन बनाता है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर भी है, नहीं तो कुछ भी मुंह में घुस जाए। फिर हम बात कर लें कि लिप्स के बाद क्या मिलेगा, तो अपना ही ओरल कैविटी खोल के देखिए। लिप्स जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको मिलेगा क्या? टिथ मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? टिथ। टिथ से हर बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए। टिथ से हर बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। यहां हमने जबड़े की तस्वीर भी दिखाई है जिसमें टिथ के शेप के हिसाब से उनके नाम दिए गए। कहीं हमने इंसाइजर लिखा हुआ है, कहीं कैनाइन लिखा हुआ है, कहीं प्रीमोलर, कहीं मोलर लिखा हुआ है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बेसिस पे बात करें तो टिथ के लिए 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया गया। कौन कौन सा भैया? हमारे यहां इस्तेमाल किया गया है कि हेटेरोडोंट, वी आर हेटेरोडोंट। क्या है भैया? हम हेटेरोडोंट है। दूसरा क्या इस्तेमाल किया गया है कि हम डाईफायोडोंट है, डाईफायोडोंट है। तीसरा टर्म इस्तेमाल किया गया है भैया
कि हम थीको डोंट है, हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे न कि पढ़ेंगे। इन तीनों टर्म्स को क्या करेंगे, समझेंगे। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ेंगे इसे हम समझेंगे, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया आपके, और जब इससे सवाल पूछा गया है तो हम उसी अंदाज में पढ़ेंगे, उसी अंदाज में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, किसी बंदे का एक दांत निकाल लेते हैं बाहर। एक दांत हमने बाहर निकाल लिया और हम चाह रहे हैं कि इसे बाहर से पहले पढ़ लें, हम जान जाएं कि भैया हमारा तित होता कैसे। फिर हम उसका क्रॉस सेक्शन भी कर लेंगे, काट के अंदर से भी देख लेंगे कि भैया स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारे यहां जो तित है हमारे यहां जॉ बोन में लगा हुआ है, जॉ बोन में लगा हुआ है। ऊपर वाले जॉ को हम बोलते हैं मैक्सिला और नीचे वाले जॉ बोन को हम बोलते हैं मैंडिबिल। ये मैक्सिला और मैंडिबिल में तित हमारे यहां लगे हुए हैं और रिस्पेक्टिव हम नाम देते हैं उनको। अगर मैक्सिला का तित है तो मैक्सिलरी तित, और मैंडिबल में अगर तित है तो हम बोलते हैं मैंडिबुलर तित। तो चलिए हम मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा जाने कि हमारे यहां तित का क्या काम है और कैसा होता है। चलिए हम एक तित बनाएं, अगर मान लीजिए हमने एक तित बनाया तो हम थोड़ा बाहर से देख लें इस स्ट्रक्चर को। बाहर से क्या करें, देख लें इस स्ट्रक्चर को कि कौन कौन से हिस्से हैं इस तित में। ठीक है, बाहर से इस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, देख लिया। हमने एक ऐसा तित बनाया, जब तित का कुछ हिस्सा जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पल्प कैविटी यानी जो हमारा गम्स है उसे ढकी रहती है ऐसे, द पार्ट ऑफ टिथ विच एम्बेडेड इनसाइड आवर गम्स। ये हमारी जो रेड कलर से दिखा रहे हो क्या है, गम्स है। कुछ हिस्सा हमारे यहां दांतों का हमारे यहां गम्स के अंदर ढका होता है, और कुछ हिस्सा जो होता है हमारे यहां जॉ बोन के अंदर पाया जाता है। कहां होता है, जॉ बोन के अंदर। इसी हिसाब से हम तित के पार्ट्स बताते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जॉ बोन हो गया। पहले हम बाहर से तित को देख रहे हैं, फिर हम क्रॉस सेक्शन करके इस तित को जानेंगे। अगर हम देखें तो अपने तित को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। द पार्ट ऑफ टिथ विच एक्सपोज्ड आउटसाइड द गम्स, एक तो वह हिस्सा जो हमारे गम्स के बाहर हमें दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज नोन एज क्राउन, दैट इज नोन एज क्राउन। The second one is the part of teeth which embedded inside the gums, and that is known as neck. And the part of teeth which embedded inside our jawbone, and that is known as root. यानी तित को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, क्राउन में, नेक में और रूट में। ये हम बाहर से देख रहे हैं अपने दांत को। फिर हम देखते हैं कि जहां तित का एपिकल पार्ट होता है, यानी रूट का अपेक्स देखें तो यहां पे एक ओपनिंग पाई जाती है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन। ऐसा नहीं कि तित हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, जॉ बोन में है एम्बेडेड। जॉ बोन में एम्बेडेड है तो वेरियस फाइबर्स पाई जाती है, यहां पे बहुत सारे फाइबर्स, और ये हमारे जॉ बोन से लिगामेंट के मदद से हमारा तित जुड़ा होता है। ऐसा कहीं नहीं फील होगा आपको कि सुबह आप उठे ब्रश करने और एक दांत बाहर निकालेंगे और ब्रश कर लेंगे, नहीं। एंकरेज मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे फाइबर्स और यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है, लिगामेंट होता है, जिसे बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट के मदद से हमारा तित हमारे एल्वोलर बोन से जुड़ा होता है, और यहाँ पे कुछ फाइबर्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं शार्पीस फाइबर। ये तो हमने बाहर से तित को देखा कि भैया अगर हम देखें तो तित को हम विजिबिलिटी के हिसाब से तीन एरिया में बांट सकते हैं। एक तो तित का वह हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज क्राउन। एक वह हिस्सा जो हमारे किसमें है, गम्स में है, दैट इज नोन एज नेक। एंड एक वह हिस्सा है जो हमारे जॉ बोन में धंसा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं रूट। लिख लेते हैं यहां पे, ये हमारा क्या है, गम्स है, मसूड़े जिसे बोलते हैं। ये वाला क्या है हिस्सा भैया, जॉ बोन है। क्लियर। अब हमने इसी तित को बाहर निकाला और उसको क्रॉस सेक्शन करके देखना चाहा कि भैया हमारे तित के अंदर की क्या बातें हैं, कौन सी विशेषताएं हैं। तो तित को हमने क्या किया, बाहर क्रॉस सेक्शन में देखना चाह रहे हैं हम। बाहर से अगर हम तित को निकाल के क्रॉस सेक्शन करें, बाहर से तित को निकाल के क्रॉस सेक्शन करें, तो जो क्राउन रीजन में आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सवाल बहुत पूछे गया है तो इसलिए इसको उतने ही प्यार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सवाल बहुत पूछा गया है।
द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द क्राउन और टीथ इज नोन एज इनेमल। क्या बोलते हैं इसे? इनेमल। इनेमल ऑरिजिन वाइज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। इनेमल, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टीथ इज नोन एज इनेमल। और इनेमल क्या है? इनेमल सिक्रीशन है। इनेमल कोई टिश्यू नहीं है। हम बोलते हैं कि इनेमल इज द हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। हार्डेस्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट बोलते हैं, टिश्यू नहीं बोलते हैं। हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है हार्डेस्ट? तो हम बोलते हैं कि जो हमारा इनेमल होता है वो लगभग 97% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कंटेन करता है और 3% के लॉन्ग क्या करता है? पानी पाया जाता है, यानी 3% वाटर होता है और 97% क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एटसेट्रा। हार्डेस्ट कंपोनेंट बोल रहे हैं, कंपोनेंट बोल रहे हैं, याद रखिएगा। हार्डेस्ट टिश्यू पूछा जाएगा अगर आपसे तो आप हमेशा आंसर बोन करेंगे, लेकिन हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ बॉडी पूछा जाएगा, आंसर इज इनेमल। और इनेमल हार्डेस्ट कंपोनेंट है तो किसी न किसी ने बनाया होगा। तो इनेमल इज फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट सेल। एमिलोब्लास्ट सेल, इनेमल इज फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट सेल। क्लियर है? एमिलोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। इनेमल एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ बॉडी होता है। और जो हमारे तिथ का आइवरी कलर हमको दिखाई देता है, दैट इज ड्यू टू इनेमल ओनली। यानी तिथ का आइवरी कलर किसकी वजह से है? इनेमल की वजह से। फिर अंदर चले अगर हम इसी तिथ में, तो देखते हैं हमारे तिथ में एक इलाका जो है वो रिचली ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होता है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व से सप्लाई होता है। ऐसे ब्लड वेसल्स जो भी आती हैं हमारी एल्वुलर बोन में, वो हमारी ब्लड वेसल्स जाती हैं और इंटीरियर पार्ट की तिथ में सप्लाई करती हैं ब्लड, एंड दैट पार्ट ऑफ टीथ इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। और इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। पल्प इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स एंड द ऑरिजिन ऑफ पल्प इज मेसोडर्मल। इसी पल्प में ब्लड सप्लाई तो होती ही होती है, नर्व सप्लाई भी होती है। यानी टीथ में हमारे जो भी न्यूरॉन्स हैं, जो भी सेंसेशन हमारे टीथ में होता है, उसमें नर्व सप्लाई है ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक है, ये पल्प वाला इलाका होता है। तो पल्प वाले रीजन में हमारे यहां ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी पाई जाती हैं। इसी पल्प के लाइनिंग पे देखें, अगर हम इसी पल्प के लाइनिंग पे देखें तो कुछ लाइनिंग सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहां कि ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहां पाई जाती हैं, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के लाइनिंग पे हमारे यहां ओडोंटोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या नाम है इनका? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं एट द लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं ऐसे, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? डेंटाइनल टिब्यूल। और डेंटाइनल टिब्यूल हमारे टीथ के जिस इलाके में प्रेजेंट होता है उस पूरे इलाके को हम बोलते हैं क्या? डेंटीन बोलते हैं। और आपको डायग्रामेटिकली भी लग रहा होगा कि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पार्ट हमारे टीथ का कौन बना रहा है? डेंटीन बना रहा है। तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ द टीथ इज फॉर्म्ड बाय द डेंटीन। डेंटीन इज नथिंग बट इट इज द जोन वेयर द डेंटाइनल टिब्यूल्स आर प्रेजेंट। एंड इस डेंटाइनल टिब्यूल को बनाया किसने है? तो बनाया है ओडोंटोब्लास्ट सेल ने। किसने बनाया? ओडोंटोब्लास्ट सेल ने। तो पूछा जाता है आपके यहां कि डेंटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? आंसर होता है ओडोंटोब्लास्ट। तो हमारे टीथ को अगर हम क्रॉस सेक्शन करके देखें तो 3 एरियाज पाए जाते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्योंकि आपके नीड के अकॉर्डिंग बात करना है, नहीं तो क्राउन रीजन में हम जिसे इनेमल बोल रहे हैं उसी को अगर हम रूट रीजन में बात करें तो सीमेंटम बोल देंगे। बट स्टिल अगर हम बात करें तो हमारे यहां क्राउन है। क्राउन में रीजन में देखें तो अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो इनेमल आउटर मोस्ट कवरिंग है, हार्डेस्ट पार्ट है, एमिलोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। डेंटिन की बात करें तो डेंटिन इज नथिंग बट इट इज द स्पेस वेयर डेंटाइनल टिब्यूल्स आर प्रेजेंट and these dentinal tubules are formed by the odontoblast cells which are present on the lining of pulp cavity या pulp canal।
एंड पल्प इज द पार्ट विच इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इनेमल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना होता है, तो आपको पता होगा कि जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उनका डीमिनरलाइजेशन बहुत इजीली पॉसिबल है। जब भी हम कोई स्वीट, शुगर या कुछ इस तरह की चीजें खाते हैं और पानी कंज्यूम ना करें, तो हमारे ओरल फ्लोरा में एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों पाए जाते हैं। तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, अल्कोहल बनता है और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और एसिड बनाता है, और एसिड डीमिनरलाइजेशन कॉज करता है। तो इस कंडीशन में जब इनेमल का डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होता है तो इनेमल करोड़ होना स्टार्ट हो जाता है, इनेमल खत्म होता है ऊपर से, और यही जो पल्प के रीजन में नर्व्स हैं वो एक्सपोज होती हैं और सेंसेशन आपको फील होता है। तो हम बात कर रहे थे, अभी तित को अंदर से देख रहे थे। अभी हमारे यहां तित के लिए, तित को वेरियस कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, तित को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। तो अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन करें तित का, तो ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ इरप्शन, एज ऑफ इरप्शन के हिसाब से देखें, एज ऑफ इरप्शन के हिसाब से देखें तो हमारे यहां दो तरह के तित पाए जाते हैं, एक हम बोलते हैं मिल्क तित और एक को बोलते हैं परमानेंट तित। मिल्क तित मिल्क फीडिंग स्टेज में जो हमारे यहां अपीयर होते हैं, और दूसरा हमारे यहां होते हैं परमानेंट तित, परमानेंट तित। तो मिल्क तिथ में हम देखेंगे, क्योंकि हमें क्विकली रिवाइज करना है, तो मिल्क तिथ में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे यहां प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर, एंड थर्ड मोलर, प्रीमोलर और थर्ड मोलर हमारे यहां मिल्क तिथ में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है भैया, एब्सेंट। अगर हम परमानेंट की बात करेंगे तो हमारे यहां परमानेंट में चारों तरह दांत पाए जाते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अगर हम अपनी ओरल कैविटी देखें तो हमारे यहां अपने ओरल कैविटी में जो तिथ दिखाई देते हैं वो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर के होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि सेल के स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंगली ही होता है। जैसे इंसीजर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे चीजल शेप होता है और इसका काम है कटिंग एंड बाइटिंग। जो कैनाइन होता है वो क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, इसका रूट सबसे बड़ा होता है, टीयरिंग के लिए बना होता है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स बने होते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर इफ वी क्लासिफाई एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टिथ प्रेजेंट इन देयर ओरल कैविटी, तो हम बोलते हैं कि डेंटिशन जो है दो तरह का होता है, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। कि कितने बार हमारे यहाँ तिथ इरप्ट होता है तो इसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करें, तो हम बोलते हैं हमारे यहाँ तिथ जो है, कुछ तिथ ऐसे होते हैं जो वंस इन अ वाइल यानी पूरे लाइफ में एक बार हमारे यहाँ इरप्ट होते हैं, तो बोलते हैं मोनोफायोडोंट, मीन्स इरप्ट्स वंस इन अ लाइफ, वंस इन लाइफ टाइम, इरप्ट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। तो हमारे यहाँ जो प्रीमोलर्स है वो हमारे यहाँ मिल्क तिथ में नहीं पाए जाते, परमानेंट तिथ में ही पाए जाते हैं, प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर। तो कभी कभी आपसे नाम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, और कभी कभी इनके नंबर, थर्ड मोलर कर लेते हैं, कभी कभी इनके नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो थर्ड मोलर और प्रीमोलर यानी नंबर में इनकी संख्या होती है 12, यानी 12 दांत या 12 दांत हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, तिथ ऐसे होते हैं जो एक बार हमारे यहाँ लाइफ टाइम में इरप्ट होते हैं, तो हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट ऐसे तिथ को। कुछ जब दो बार इरप्ट होंगे तो डाईफायोडोंट यानी ट्वाइस इन अ लाइफ, सिंपली ट्वाइस इन अ लाइफ। तो हमारे यहां कुछ तिथ ऐसे होते हैं जो क्या होता है, मिल्क तिथ में भी होते हैं और परमानेंट तिथ में भी आते हैं, लाइक इंसीजर्स हो गए, कैनाइन हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर,
ये जो तिथ है हमारे यहाँ मिल्क तिथ में भी पाए जाते हैं और परमानेंट तिथ में भी पाए जाते हैं। इनका जो नंबर होता है 20 होता है, इसलिए हमको डाइफायोडोंट बोला गया है। हमारे यहाँ कुछ तिथ 2 बार इरप्ट होते हैं। तो हमें जो 3 बातें बोली गई थी कि हमारा जो ह्यूमन डेंटिशन है हेट्रोडोंट होता है, थीकोडोंट होता है और डाइफायोडोंट होता है, वो बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें लाइफ टाइम में तिथ इरप्ट होता रहता है, तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। लाइक हमारे यहाँ स्नेक की बात कर लें, रैट की बात कर लें, तो इनके यहाँ मल्टीपल टाइम तिथ लाइफ टाइम में इरप्ट होता रहता है। लेकिन हमें मतलब 3 चीजों से था कि भैया अगर लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि वी आर हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट, तो इसका डिफरेंस आपको पता हो कि किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, तभी आप इसे मेमोराइज कर पाओगे, समझ पाओगे, अदरवाइज याद करना पड़ेगा। फिर हम सबसे बेहतरीन टॉपिक जो है, सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है, वो डेंटल फॉर्मूला है। क्या है? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला है। जब भी हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की, तो जब हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन का ले लें या किसी बेबी का ले लें, तो जब हम बात करते हैं तो चारों क्वाड्रेंट को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी का मुंह खोल दिया ऐसे, तो जो भी तिथ का अरेंजमेंट है अपर और लोअर जॉ में होगा, और अपर लोअर जॉ को भी हम 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो इधर इंसीजर्स, इधर भी इंसीजर्स, इधर कैनाइन, इधर भी कैनाइन, इधर प्रीमोलर्स, इधर भी प्रीमोलर्स, यहां मोलर्स, यहां भी मोलर्स। ऐसे हम चारों क्वाड्रेंट की बात करते हैं सेम टाइप में। नीचे भी इंसीजर्स होंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर्स होंगे, मोलर्स होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इसके बेसिस पे आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछा गया है। लेकिन जब भी हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो किसी एक साइड के तिथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। लाइक अगर हम बात करें तो एक जनरल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए कि अगर चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला बताइए, चाइल्ड बोलेगा तो सिंपल सा मतलब यह है कि मिल्क फीडिंग स्टेज में बेबी है, यानी इसके यहाँ अपीयरेंस ऑफ टिथ जो है वो केवल मिल्क टिथ आए हुए। अब मिल्क टिथ में हमें पता है कि हमारे यहाँ क्या है, केवल इंसीजर आया हुआ है, कैनाइन आया हुआ है, प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं और 2 मोलर पाए जाते हैं। तो हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं चाइल्ड का 2102। अगर मान लीजिए यही पूछा जाए सवाल आपसे कि बिलो 25 ईयर, जनरली अगर ऐसा पूछा जाए तो बिलो 25 ईयर्स में अगर आपसे पूछा जाए तो बिलो 25 ईयर में हमारा मानना होता है कि हमारे यहां 3rd मोलर अपीयर नहीं होता है, तो हम डेंटल फॉर्मूला देते हैं 2122 एंड 2122। लेकिन एबव 25 ईयर्स पूछा जाए अगर आपसे डेंटल फॉर्मूला, तो एबव 25 में हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारे यहां 3rd मोलर इरप्ट हो गया होगा। तो एबव 25 में जो डेंटल फॉर्मूला होता है दैट इज 2123। तो टिथ में इतने सारे पार्ट से आपसे सवाल पूछे गए। अब जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा मिलता है दैट इज टंग। टंग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। टंग, हम बोलते हैं कि टंग हमारे यहां टेस्ट प्रोवाइड करता है। टंग टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर हम टंग का एक डायग्राम बना ले ऐसे, तो हम जानते हैं कि जब टंग हम देखेंगे तो टंग का जो डॉर्सल सरफेस होता है, तो टंग के डॉर्सल सरफेस पे वेरियस आउटग्रोथ पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे दिखाई देगा आउटग्रोथ, अगर देखेंगे तो रफनेस दिखाई देगी, तो हम बोलते हैं पैपिला। डॉर्सल सरफेस टंग पे देखेंगे तो पैपिला पाई जाती है। इनका अपना फंक्शन है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है हमारे फूड को, ताकि ऐसा नहीं कि कोई कंपोनेंट हम फूड खा रहे हो और फ्रिक्शन लेस सरफेस मिले तो बिना चबाए उसे अंदर चला जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए पैपिला पाई जाती है हमारे टंग पे। अब पैपिला के जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पैपिला के शेप के अकॉर्डिंगली बात करें, जैसे मान लीजिए हम पैपिला बनाएं और आपको फील कराएं तो ये हमारी पैपिला, यानी ऐसे आउटग्रोथ हमारे टंग्स पे पाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है यही टेस्ट बड है, ये टेस्ट बड नहीं। हम बोलते हैं कि कुछ पैपिला यानी कुछ आउटग्रोथ जो हमारे टंग पे है, इसके बेस पे कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। बोलते हैं कि एट द बेस ऑफ पैपिला टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ये जो ग्रीन कलर से हम सिग्नल कर रहे हैं वो हमारा क्या है, टेस्ट रिसेप्टर।
तो ये पैपिला टेस्ट सेंसेशन नहीं कैरी करती है, पैपिला के बेस पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो टेस्ट सेंसेशन को कैरी करते हैं। इवन अगर हम कहें कि आपसे एक पत्थर रख लो अपनी जुबान पे ऐसे, तो क्या इसका टेस्ट आप बता पाते हो? नहीं, इसीलिए नहीं बता पाते हो क्योंकि अगर ये पैपिला टेस्ट कैरी करती तो जरूर टेस्ट बताती, लेकिन जब तक ये डिसॉल्व होके नीचे नहीं जाएगा और रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक तो हम टेस्ट का परसेप्शन दे ही नहीं सकते। इसीलिए जरूरी है कि कोई भी चीज अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो हमारे ओरल कैविटी में वो डिसॉल्व हो, घुले, तब जाके हम उसका टेस्ट बता पाएंगे, क्योंकि टेस्ट रिसेप्टर्स जो है पैपिला पे पाई जाती है। अब ये टेस्ट रिसेप्टर अपने शेप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4 तरह की होती है, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट एंड फोलिएट, circumvallate and foliate। डिफरेंट टाइप की पैपिलाज पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। फिलीफॉर्म की बात करें तो बहुत न्यूमरस, बहुत छोटी छोटी पैपिलाज होती हैं और पूरे थ्रू आउट द टंग होती हैं हमारे। ऐसे हम बोलते हैं कि जो फिलीफॉर्म पैपिला होती है उसके बेस पे टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते, दैट्स वाई वो कोई टेस्ट सेंसेशन कैरी नहीं करती है। चलिए इनकी बात खत्म। फंजीफॉर्म मतलब फंगस, मतलब मशरूम, थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं और डिफ्यूज्ड होती हैं, ऐसे थ्रू आउट द टंग होंगी लेकिन हर जगह ज्यादा नंबर में नहीं दिखाई देंगी, ऐसे दिखाई देंगी, मशरूम शेप्ड होती हैं। जो फिलीफॉर्म पैपिला होती है हम बोलते हैं कि व्हाइट ऑफ द टंग, टंग पे जो व्हाइटिश अपीयरेंस आपको दिखाई देता है दैट इज ड्यू टू द फिलीफॉर्म पैपिला। लेकिन आपका ही टंग जो आपको लगता है कि पिंक दिखाई दे रहा है, इट इज ड्यू टू द फंजीफॉर्म पैपिला। सर्कमवैलेट हमारे यहां जब देखेंगे टंग को जो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे यहां एक वी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो वो टंग को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इसे हम बोलते हैं क्या, यहां पे फोरामेन सीकम होता है और वी शेप का स्ट्रक्चर जो हमारे टंग को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। यहां पे देखेंगे हमारे यहां पाया जाता है सर्कमवैलेट पैपिला। क्या पाया है? सर्कमवैलेट, जिसका नंबर फिक्स होता है, लगभग 6 से लेके 8 पाई जाती हैं। और लेटरल साइड में हमारे यहां लीफ लाइक, पत्तियों के आकार का फोलिएट पाया जाता है। ऐसे ये पैपिलाज की अपनी क्या है, लोकेशन है। अब से सवाल क्या पूछा गया है, तो हमारे यहां फोलिएट जो है रूडिमेंट्री फॉर्म में, हमारे यहां फिलीफॉर्म पैपिला के पास टेस्ट सेंसेशन कैरी करने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके यहां टेस्ट रिसेप्टर्स ही नहीं पाए जाते इनके बेस पे। अब बात आई टंग की, तो टंग हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बना होता है किससे, स्केलेटल मसल से। और स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल वॉलंटरली इन नेचर होता है। जैसे हम बात करते हैं, बोलते हैं टंग स्लिप कर गई, इट इज इम्पॉसिबल टू स्लिप द टंग। क्यों भैया? क्योंकि वॉलंटरली फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी टंग अगर कहीं भी मूव करा रहे हैं तो ये वॉलंटरी फंक्शन है। एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक मसल्स मिलकर टंग को बनाती हैं। ठीक है, टंग हमारे ओरल कैविटी से, अगर हम टंग की पोजीशन देखें तो ओरल कैविटी से हमारे अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ लिंगुअल फ्रेनम, लिंगुअल फ्रेनम। और हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारी स्केलेटल मसल होती है? स्केलेटल मसल में हम बोलते ही हैं कि ऐसी मसल जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई हो। देखेंगे टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारे यहाँ एक बोन, जो कि इकलौता बोन है हमारे स्केलेटन में, जो अकेले यहाँ सिंगल पड़ा रहता है बेचारा, जिसका नाम है हाइड बोन, हाइड बोन से जुड़ी होती है। हम बोलते हैं इसीलिए कि जो हमारी टंग होती है वो क्या होती है, स्केलेटल मसल की बनी होती है। और इसका काम है ये फूड को मिक्स करती है, सलाइवा अभी सिक्रीट होगा उसके साथ, सलाइवा को तो मिक्स करती ही करती है, हमारे यहाँ स्पीच में भी मदद करती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको प्रोनाउंसिएट करने के लिए हमें टंग्स का सहारा चाहिए और टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है। अभी हम ओरल कैविटी का डायग्राम आपको बताएं और जताना चाहें आपसे तो जस्ट हम एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम में चलेंगे, लेकिन पहले सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जान लें। हमारे यहाँ जब सैलिवरी ग्लैंड का जिक्र किया जाता है तो हमारे यहाँ सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा। हमारे यहाँ 3 पेयर जो है मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगर नाम देखें तो पैरोटिड ग्लैंड,
सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर नेचर देखें इसका, पैरोटिड का, सब मैक्सिलरी का, सब मैंडिबुलर का, तो ग्लैंड हम बोल रहे हैं लेकिन दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। मीन्स जो भी सिक्रीशन, जो भी केमिकल ये बनाती हैं, उसको अपने टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए एक किसी न किसी डक्ट का सहारा लेती है। तो अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करें जो कि लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है, तो देखिए डक्ट के थ्रू आके हमारे लगभग अपर 6th जो मोलर टीथ है वहां पे ओपन होती है। वहां पे जब ओपन होती है तो इसका जो डक्ट है उसको हम नाम देते हैं स्टेनसन्स डक्ट। बहुत बार पूछा गया, स्टेनसन्स डक्ट। फिर हमारे यहां सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है जो पाई जाती है एट द एंगल ऑफ मैंडिबल। यहां पे कहीं फील करेंगे आप। सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारे यहां इंटीरियर टिथ पे आके, यानी उसकी ओपनिंग, उसके द्वारा जो डक्ट निकलता है वो इंटीरियर पार्ट में आके खुलता है, जिसे हम बोलते हैं, डक्ट को नाम देते हैं वाल्टन्स डक्ट। क्या बोलते हैं? वाल्टन्स डक्ट। वाल्टन्स डक्ट। और नेक्स्ट हमारे यहां सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड होता है। लिंगुआ टर्म हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टंग के लिए। तो टंग के जस्ट नीचे पाया जाता है सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड। यहां पे टंग के नीचे आपको फील कराया गया है यहां पे, और इससे जो डक्ट एराइज होती है उसे हम बोलते हैं, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड से, उसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। डक्ट ऑफ रिविनस, या इसी को एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बार्थोलिन्स डक्ट। तो हमारे यहां 3 पेयर जो है सलेवरी ग्लैंड पाई जाती। इनका काम है सलाइवा रिलीज करती है। इनका काम है क्या? सलाइवा रिलीज करना। और हमारे यहां सलाइवा देखें अगर, तो हमारे यहां 1 से लेके 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। अब हम जानेंगे कि सलाइवा का फंक्शन क्या होता है। अगर हम सलाइवा का इटसेल्फ फंक्शन देखें, सलाइवा को देखें अगर हम, तो हम बोलते हैं कि सलाइवा का पीएच जो होता है हमारे यहां, वो पीएच जो होता है 6.8 होता है, यानी स्लाइटली एसिडिक है। अमाउंट कितना होता है? तो सलाइवा का अमाउंट जो होता है दैट इज 1000 to 50 ml। कंपोजिशन क्या होता है? तो सलाइवा में देखेंगे अगर हम, तो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहां सलेवरी अमाइलेज, एमाइलेज, या इसी को टाइलिन बोलते हैं, थायोसाइनेट, लाइसोजाइम, साल्ट्स, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं हमारे यहां सलाइवा में। और मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है। अगर 90 to 92% पार्ट जो होता है सलाइवा का, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। बाकी हमारे यहाँ सलेवरी माइलेज या टाइलिन जो होता है हमारे यहाँ, उसका फंक्शन होता है डाइजेशन में स्टार्च को, जब भी हम स्टार्च कंज्यूम करते हैं तो उसको माल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीन में तोड़ने का काम करती है। थायोसाइनेट और लाइसोजाइम की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। साल्ट्स पीएच बैलेंस को बनाए रखती हैं, और वाटर मेन कंपोजिशन होता है। इसलिए कभी हम कम पानी पीते हैं अगर, तो हमें अपने आभास होता है, फील होता है कि हमारा मुंह सूख रहा है। क्यों? क्योंकि पानी कम कंज्यूम करेंगे, सलाइवा कम बनेगा, और सलाइवा कम बनेगा तो ओरल कैविटी का लुब्रिकेशन पावर कम होगा। ठीक है, तो ये सलाइवा हमारा होता है जो सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती है। अब हम बात कर लें अपने यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की, तो माउथ वाला हिस्सा हमने देख लिया, और डाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव में हमारे यहाँ एक आइटम मिला, तो हमने टिथ के हेल्प से खाना को क्रश कर लिया था, और टंग के हेल्प से फूड को मिक्स कर लिया था सलाइवा के साथ। एंड व्हेन फूड मिक्स्ड विद द सलाइवा, दैट इज नोन एज बोलस। चलिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम देखते हैं अपने ओरल कैविटी का। सिंप्लीफाइड डायग्राम देखेंगे तो हमने क्या किया, इसको कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया अपने ओरल कैविटी को, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, सॉरी इस डायग्राम को नहीं, अभी क्या हो गया, हमारा पैलेट हो गया। क्या हो गया? पैलेट हो गया। पैलेट जो बोन होता है, जब हम फील करेंगे तो पैलेट हमारे यहां नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से अलग करता है, और ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है पैलेट का, उसे हम सॉफ्ट पैलेट, और जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। इसी सॉफ्ट पैलेट से एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं यूवुला। जिसे क्या बोलते हैं? यूवुला बोलते हैं।
और ये हमारा क्या हो गया, ओरल कैविटी। क्या हो गया, ओरल कैविटी। ये हमारा ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी। ये हमारा नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ओरल कैविटी नेजल कैविटी से सेपरेट होता है थ्रू द पैलेट। एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज नोन एज हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर वन इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट। और इसी सॉफ्ट पैलेट से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर एराइज होता है जिसे बोलते हैं यूवुला। यहां पे हमारी कहीं टंग रहती होगी। अब हम बोलते हैं कि फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ ओरल एज वेल एज नेजल कैविटी। तो ये वाला पार्ट जो हो गया दैट इज नोन एज फेरिंग्स, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स का वह हिस्सा, फेरिंग्स का वह पार्ट जो हमारे ओरल नेजल कैविटी की तरफ है उसे हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, जो हमारी ओरल कैविटी की तरफ है उसे हम ओरोफेरिंग्स, और जो हमारे नेक की तरफ है उसे हम लैरिंजियोफेरिंग्स बोलते हैं। तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। एंड फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ ओरल कैविटी एज वेल एज नेजल कैविटी। जब हम फेरिंग्स के इलाके से आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहां दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन्हीं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की बात हमें करनी थी। दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं जो एंटीरियर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज नोन एज विंड पाइप। क्या बोलते हैं उसे, विंड पाइप, विंड पाइप। और जो पोस्टीरियर होता है एंड दैट इज नोन एज फूड पाइप। फूड पाइप को हम इसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। ये जो हमारा विंड पाइप होता है ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे ढका होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे ढका होता है। समझेंगे इसको ध्यान से। अब जो हमारा विंड पाइप है इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस, ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। और जो फूड पाइप की ओपनिंग है दैट इज नोन एज गुलेट। बहुत बार आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है। इन दोनों को हम बता क्यों रहे हैं, तो आपसे एक सवाल पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड होता क्या है। फूड जब भी हम स्वेलो करते हैं यानी हम ढकेल रहे होते हैं अपने ओरल कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में, तो क्या फील होता है। तो जब भी कोई चीज स्वेलो करिएगा तो जस्ट यहां पे हाथ रखिए। आपके इंटीरियर पार्ट में हमने बोला क्या है, विंड पाइप है। तो एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड यू जस्ट फील इट कि आपका टंग आपके पैलेट से अटैच होता है। यस, आपका यूवुला जो कि यहां नीचे था वो यहां चला जाता है और क्या करता है, नेजल पैसेज को बंद कर देता है। टंग पैलेट से ओरल कैविटी को बंद करती है, यूवुला नेजल कैविटी को बंद करती है, और एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड ग्लॉटिस मूव्स अपवर्ड। ग्लॉटिस फील करिएगा कि ऊपर की तरफ जाता है, यानी आपका एयर पाइप ऊपर की तरफ उठता है, और जब एयर पाइप ऊपर की तरफ उठता है तो जाके इपीग्लॉटिस से अटैच हो जाता है। यानी फूड जब आगे आता है तो उसके लिए बस एक ही रास्ता होता है, वो है आपका फूड पाइप, इसोफेगस। इसीलिए जो पुराने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पाइप खुला रह गया तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ग्लॉटिस और गुलेट का कंफ्यूजन जो है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड ग्लॉटिस मूव्स अपवर्ड्स एंड अटैच्ड विद इपीग्लॉटिस, जिसकी वजह से हमारे पास बस एक ही ओपनिंग बचती है फूड के लिए एंड दैट इज नोन एज इसोफेगस। तो खाना हमारे यहां ऐसे इसोफेगस में आना स्टार्ट कर देता है। अब इसोफेगस मस्कुलर स्ट्रक्चर है तो हम बोलते हैं यहां धीरे 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 खाना ऐसे बढ़ता है और हमारे स्टमक तक पहुंचता है। लेकिन स्टमक तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा अपने एलिमेंट्री कैनाल को जान तो जाए, जहां से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को देखें कि जैसा कि आपके यहाँ एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा, हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक डायग्राम बना होगा आपके यहाँ एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम बना होगा, चलिए उसका जिक्र कर लें। तो हम अपने एलिमेंट्री कैनाल को हमने काट दिया, अपने एलिमेंट्री कैनाल को क्या किया, हमने काट दिया ऐसे। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक ट्यूब दिखाई देगा, उस ट्यूब को हम आपको ऐसे फील करा रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल को जब काटा तो सबसे आउटर जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, आउटर कवरिंग है, एंड दैट इज नोन एज सिरोसा, दैट इज नोन एज सिरोसा, दैट इज नोन एज सिरोसा। सिरोसा के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल की कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं क्या, मस्कुलरिस लेयर, दैट इज नोन एज मस्कुलरिस लेयर।
सिरोसा के बाद जो लेयर होती है दैट इज नोन एज मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, सिरोसा के बाद लेयर होती है एंड दैट इज नोन एज मस्कुलरिस लेयर। हमने मस्कुलरिस लेयर ही बता दिया, और मस्कुलरिस लेयर दो होती है। मस्कुलरिस लेयर में जब हम बात करेंगे तो मस्कुलरिस लेयर आउटर जो मसल होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इनर रीजन में देखेंगे तो सर्कुलर मसल पाई जाती है। हम एलिमेंट्री कैनाल को काट के दिखा रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं आपको। मींस यहां से सिरोसा के बाद जो यहां तक की लेयर है दैट इज नोन एज मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में भी हम बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, और इनर क्या होता है, इनर सर्कुलर मसल पाई जाती है, इनर सर्कुलर मसल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल। अब मस्कुलरिस लेयर के बाद हम देखेंगे तो मस्कुलरिस लेयर के बाद हमारे यहां जो लेयर पाई जाती है दैट इज सब म्यूकोसा। मस्कुलरिस लेयर के बाद जो लेयर पाई जाती है दैट इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स, जस्ट लाइक दैट। दैट रीजन इज नोन एज सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद का रीजन जो होता है एक इलाका पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा, एंड दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा में देखेंगे तो ऐसी लाइनिंग्स दिखाई देंगी, सेल्स का अरेंजमेंट, एपिथेलियम का अरेंजमेंट होता है, और जो म्यूकोसा के बाद का जो स्पेस बचता है इसी को हम बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। और इसी ल्यूमेन में हमारे यहाँ फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। इसी ल्यूमेन में, इसी स्पेस में हमारे यहाँ फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये डायग्राम आपके यहाँ कभी बाहर से अंदर की तरफ और कभी अंदर से बाहर की तरफ लेयर्स को पूछा गया है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की दैट इज नोन एज सिरोसा। सिरोसा के बाद मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल्स होती हैं। अगर स्टमक की बात करेंगे तो वहां एक लेयर अधिक पाई जाती है, सबसे अंदर की तरफ वहां ऑब्लिक मसल लेयर पाई जाती है, क्योंकि स्टमक की वॉल मोटी बनाई गई है जस्ट टू परसिस्ट फॉर द स्ट्रॉन्ग पेरिस्टल्टिक वेव। स्टमक में पेरिस्टल्सिस वेव तेजी से जनरेट होता है, तो खाने को पेरिस्टल्सिस से ऐसा ना हो कि स्टमक डैमेज हो जाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा मसल की लेयर लगाई गई है। फिर हमारे पास होता है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा है, और ल्यूमेन में हमारे यहाँ फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो क्रॉस सेक्शन था हमारे यहाँ एलिमेंट्री कैनाल का। अब क्रॉस सेक्शन के बाद जैसे पहुंचेंगे, जैसे वेस्टिबुलर ग्लैंड हमारे यहाँ इंटीरियर टिथ पे आके, यानी उसकी ओपनिंग, उसके द्वारा जो डक्ट निकलता है वो इंटीरियर पार्ट में आके खुलता है, जिसे हम बोलते हैं, डक्ट को नाम देते हैं वाल्व। हमारे ओरल कैविटी में हमारे यहाँ सलाइवा है और सलाइवा में टाइलिन है, तो टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज की वजह से हम 30% स्टार्च डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे हम डाइजेस्टर वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इसोफेगस से फूड कहाँ पहुंचेगा, हमारे इसोफेगस से खाना पहुंचेगा हमारे यहाँ स्टमक में। स्टमक की बात करें अगर हम, तो सब स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्या, कार्डियक पार्ट। फिर हमारे पास बॉडी होता है, और जो हमारे एलिमेंट्री इंटेस्टाइन की तरफ हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। यानी स्टमक के 4 हिस्से होते हैं, फंडिक, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस। सबसे अजीब सा सवाल पूछा जाता है आपसे कि विच वन इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर स्टमक। मोस्ट इंटीरियर पार्ट पूछा जाए तो आपके किताब में ही आंसर है, लेकिन डायग्राम में देख के लगेगा कि ये आगे वाला हिस्सा है फंडस। लेकिन बोला जाता है आपके यहां डेफिनेशन में कि ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक। ईसोफेगस ही ओपन होता है स्टमक में, यानी स्टमक की शुरुआत कहां से होती होगी, जहां पे हमारा ईसोफेगस खत्म हो रहा है। ईसोफेगस जहां खत्म हुआ वाला हिस्सा कौन सा है, कार्डियक। तो कार्डियक पार्ट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर स्टमक। याद रहे, सवाल बहुत बार पूछा गया आपसे। तो
जब हमने बोला कि जब हम एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग देख चुके थे, सिरोसा होगा, मस्कुलरिस लेयर होगी, सब म्यूकोसा होगा, म्यूकोसा होगा। डिफरेंस क्या होगा कि हमारे स्टमक में एक मस्कुलरिस लेयर में एक लेयर ज्यादा पाई जाएगी। तो जो म्यूकोसा है उसके ल्यूमेन को अगर हम देखें, म्यूकोसा के ल्यूमेन को देखेंगे तो ऐसी ऐसी यहां पे गैस्ट्रिक पिट्स बनी होती हैं, और इन गैस्ट्रिक पिट्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। देखिए यहां डायग्राम को देखिएगा तो यहां सेल्स हैं, गैस्ट्रिक पिट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और इन ग्लैंड्स के नाम दिए, जैसे यहां पे जो प्रेजेंट है चीफ सेल हम बोल रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं पैराइटल सेल, और फिर हम बोल रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये डिफरेंट काइंड की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड या जो सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस में हमारे यहाँ सेल्स कोई होती है जो HCl रिलीज करती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का pH जो होता है वो 1.2 से 2 तक वेरी करता है। इवन इन्फेंट गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो वहां पे pH 5 के करीब होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस जो होता है हाईली एसिडिक होता है। चलिए हम देखते हैं कि कौन सी सेल क्या सिक्रेट करती है। जैसे म्यूकस नेक सेल की बात करें तो नेक सेल मतलब यहां पे जो प्रेजेंट होती है म्यूकस सेल्स, यानी जब हम बनाएं अगर हम यहां पे डायग्राम को और ऐसे हमने गैस्ट्रिक पिट बनाया, ऐसे गैस्ट्रिक पिट मान लीजिए हम बना रहे हैं, तो यहां पे जो सेल्स है, जो भी सेल्स है, इसमें म्यूकस नेक सेल जो है नेक के रीजन में होती है, और म्यूकस नेक सेल क्या रिलीज करती है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। प्रोटेक्ट करता है स्टमक वाल को, उसके एपिथेलियम को, ताकि हमारे यहां HCl जो रिलीज होगा उससे कोई ऑटो डाइजेशन ना हो जाए। दूसरा हमारे यहां चीफ सेल है जिसे हम कहते हैं जाइमोजेन सेल। म्यूकस नेक सेल हो गया, तो म्यूकस नेक सेल म्यूकस रिलीज करेगी और प्रिवेंट करेगा हमारे यहां स्टमक के फर्दर डैमेज को बाय द किससे? हमारे यहां जो रिलीज होता है HCl, उससे हमारे स्टमक को डैमेज होने से बचाती है। दूसरा हमारे पास चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल। जाइमोजेन मतलब होता है इनएक्टिव, जाइमोजेन का मतलब होता है इनएक्टिव, यानी ये चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल्स वही सेल हैं जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो हमने पढ़ा होगा कि प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन पाया जाता है। फिर प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? पेप्सिनोजन और रेनिन में कन्वर्ट करते हैं। पेप्सिन और रेनिन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम उसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ चीफ सेल क्या रिलीज करती है? चीफ सेल रिलीज करती है, सिक्रीट करती है प्रो एंजाइम्स, मींस इनएक्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, एंड कुछ गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज भी। बस अभी देखते जाइए कि क्या क्या रिलीज होगा, कौन कौन मिलने वाला है। फिर हमारे यहाँ तीसरी सेल पाई जाती है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल्स कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स दो चीजें रिलीज करती है, क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये तीनों जो पार्ट दिए हैं, म्यूकस नेक सेल क्या रिलीज करती है, चीफ सेल क्या रिलीज करता है, या ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज करता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में इतने सिक्रीशन आपको मिलेंगे और सबका रोल जब हम देखेंगे तो डाइजेशन हमें बहुत इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टमक के बाद खाना कहां चलेगा? हमारे इंटेस्टाइन में। क्योंकि स्टमक के बारे में थोड़ा और बात कर लेंगे, ठीक है? स्टमक के बाद में क्या करेंगे और बात कर लेंगे। तो स्टमक के बाद अगर हम खाने को लेके आगे बढ़े, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम बोला कि इसोफेगस से खाना कहां आया? स्टमक में आया। हमने एक रफली स्टमक बनाया, रफली इसोफेगस बनाया, उसके बाद हमने रफली क्या बनाया? ऐसे स्टमक बना लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टमक के बाद हम बोलते हैं खाना कहां जाएगा? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होगा उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एक सी शेप का हिस्सा होता है। ड्यूडेनम सी शेप का होता है, और ड्यूडेनम के साथ, ड्यूडेनम में हम देखेंगे तो 2 लोग का सिक्रीशन आके मिलेगा, 3 लोगों का। ड्यूडेनम को अलग से बना के हम आपको दिखाते हैं। ड्यूडेनम की जब हम बात करेंगे तो एक सी शेप का स्ट्रक्चर है। यहां से बहुत सवाल पूछे गए। ड्यूडेनम की जब हम बात करेंगे तो ड्यूडेनम से एसोसिएटेड हमारे यहां लीवर भी होता है। लीवर को ऐसे देखें तो हमें बाई लोब दिखाई देता है, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़े तो हमारे यहां लीवर के 4 लोब पाए जाते हैं। 4 लोब।
लीवर को अगर हम देखें तो हमारे डायाफ्राम के जस्ट नीचे, जो डायाफ्राम है जो हमारे लंग्स का लिए डोम शेप का बनता है, इसी डायाफ्राम के नीचे हमारे यहाँ लीवर ऐसे होता है। और चूंकि लीवर को होल्ड करने के लिए इससे एक फिलामेंट निकलता है, एक लिगामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है। जैसे बलून के एक धागे से बांध दिया जाए अगर, तो लगेगा कि दो लोब हो गए। वैसे ही लीवर को क्या करता है, होल्ड करता है। इस लिगामेंट को बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की वजह से हमें लीवर के दो लोब्स दिखाई देने लगते हैं। हम बोलते हैं कि दो लोब्स पाए जाते हैं। लीवर हो गया। लीवर के साथ साथ एसोसिएटेड, यानी इसी पार्ट से हमारे पास गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, क्या होता है, गॉल ब्लैडर। तो हमारे यहां देखते हैं हम कि लीवर में जो होता है बहुत सारे कंटेंट बनते हैं, क्योंकि हमारे यहां लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। तो लीवर से लेफ्ट पार्ट से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आता है, राइट पार्ट से राइट हिपैटिक डक्ट आता है, और दोनों मिलकर बनाती हैं क्या, कॉमन हिपैटिक डक्ट। समझिएगा इसे। कॉमन हिपैटिक डक्ट जब आती है यहां पे, तो ये हमारे जो गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट है उससे यूनाइट होती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। अगर नाम लिखेंगे तो राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट, इसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाती है क्या, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट बना लिया। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर यहां से गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो यहां से गॉल ब्लैडर का और लीवर का, और इटसेल्फ देखें तो हमारे यहां पेंक्रियाज। थोड़ा सा अरेंजमेंट हम सही कर लेंगे डायग्राम का, लेकिन अभी समझा दें कि हमारे यहां ड्यूडेनम में 3 लोग मिलने वाले हैं। पेंक्रियाटिक जूस मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है पेंक्रियाटिक जूस के साथ साथ, लीवर से निकलने वाला हिपैटिक, और गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल। तो हम तीनों को अरेंज कर लें, क्योंकि इससे सवाल बहुत पूछे गए। तीनों को अरेंज करके एक बेहतर सा डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा हमने बनाया यहां पे क्या, ड्यूडेनम। क्या बनाया भैया, ड्यूडेनम है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। हम बोलते हैं कि ड्यूडेनम में हमारे यहां पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज की बात करें, पेंक्रियाज को हम देखते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं पेंक्रियाज के बारे में। तो पेंक्रियाज को अगर हम देखेंगे तो पेंक्रियाज इट लुक जस्ट लाइक दैट। यहां पे एक कॉमन पेंक्रियाटिक डक्ट होगा, यानी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होगा, और उससे बहुत सारी ऐसी एसेसरीज डक्ट एराइज हुई होंगी। जस्ट ऐसे ये जो एसेसरी डक्ट निकली हैं उसे हम बोलते हैं क्या, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। और ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है उसे बोलते हैं क्या, डक्ट ऑफ विल्सन। ये तो हमारे पेंक्रियाटिक डक्ट की बात हो गई। फिर इधर से हमारे यहां लीवर से देखेंगे तो लीवर हमारे किसी इस पोजीशन पे लाई कर रहा होगा हमारे यहां थोड़ा सा। तो लीवर से हमने बताया कि हमारे यहां लीवर से यहां से राइट हिपैटिक डक्ट, यहां से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट किसके साथ मिलेगा, गॉल ब्लैडर से निकलने वाले सिस्टिक डक्ट के साथ मिलेगा, और दोनों यूनाइट हो जाएंगे। यूनाइट होने के बाद ये आते हैं कॉमन बाइल डक्ट बनाने के बाद, और कॉमन बाइल डक्ट बनाने के बाद जब आते हैं तो ये हमारे पेंक्रियाटिक डक्ट से ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, और हमारे ड्यूडेनम में ऐसे एक साथ खुलते हैं। ड्यूडेनम में क्या होता है, ऐसे एक साथ खुल रहे होते हैं। तो ये जो दोनों के मिलने से जो स्वेलिंग होती है इसे हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला
ऑफ वेटर, क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। और एम्पुला ऑफ वेटर को गार्ड कौन करता है, यहां पे हमेशा पेंक्रियाटिक जूस या बाइल जूस तो हमारे ड्यूडेनम को चाहिए नहीं, तो इसे गार्ड करने के लिए यहां लगा होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस डायग्राम को जरूर याद रखिएगा। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से राइज होने वाला सिस्टिक डक्ट, दोनों फ्यूज होके कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलेडोकस। फिर यहाँ मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो डक्ट ऑफ विर्संग्स है उससे क्या होती है, यूनाइट होकर फिर ड्यूडेनम में खुलती है। तो जो एम्पुला बनता है उसे एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं, और एम्पुला को गार्ड किया जाता है स्फिंक्टर से, एंड दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये तीन लोगों का सिक्रीशन हमारे ड्यूडेनम में मिलने वाला है, बाइल लीवर से, फिर हम देखेंगे गॉल ब्लैडर से, और फिर पेंक्रियाटिक जूस मिलने वाला है। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ डाइजेशन होगा कैसे। तो अगर हम लीवर के बारे में बात कर लें तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लगभग इसका वजन जो होता है 1.5 किलो होता है, 1.5 kg, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, और बाई लोब्ड होता है। बेसिकली 4 लोब पाए जाते हैं, राइट लोब एंड स्मॉल लेफ्ट लोब। हमने बताया था कि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ड्राइव करता है जिसकी वजह से लीवर का लोब दिखाई देता है। ईच लोब इज फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज नोन एज हेपेटिक लोब्यूल। लीवर को भी हम काट के देखेंगे तो लीवर का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल आपको दिखाने का अगर मैं प्रयास करूं, जैसे सपोज करिए लीवर हो गया, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसको समझने का प्रयास करिए। लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और इससे निकलने वाले जो कॉमन बाइल डक्ट है वो आके हमारे पेंक्रियाज में ऐसे खुल रहा है, आके हमारे ड्यूडेनम में ऐसे खुल रहा है। लोकेशन कुछ ऐसी ही है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, अगर हम देखें तो लीवर को अगर हम काट के देखें तो ऐसे ऐसे पॉलीगोनल शेप की सेल्स दिखाई देंगी, जिसे हम कहते हैं क्या, ऐसे एक लीवर लोब्यूल बना हुआ है। यहां पे देखिएगा पॉलीगोनल जो शेप की सेल दिखा रहे हैं, लीवर लोब्यूल बना हुआ है। इस लीवर लोब्यूल में हिपैटोसाइट सेल्स जो है कॉर्ड टाइप के मैनर में अरेंज होंगी। ये छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे रही होंगी कॉर्ड नुमा, इन्हें बोलते हैं क्या, हिपैटोसाइट, एक कॉर्ड बनाती है, इन्हें बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं, हिपैटिक कॉर्ड बोलते हैं। हिपैटिक कॉर्ड, दो हिपैटिक कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं हिपैटिक साइनोसॉइड, और ये सब मिलकर सेंट्रल वेन में खुलती हैं। और दो हिपैटिक कॉर्ड, जैसे हिपैटिक कॉर्ड मान लीजिए, एक हिपैटोसाइट सेल्स ऐसे अरेंज है, हिपैटोसाइट सेल्स ऐसे अरेंज है, ऐसे अरेंज है, तो इनके अरेंजमेंट के बीच में जो स्पेस बन रहा है इसे हम बोलते हैं बाइल कैनालिकुलाई। क्या बोलते हैं, बाइल कैनालिकुलाई। इसी हिपैटोसाइट सेल्स में हमारे यहाँ बाइल बनता है, और बाइल बनने के बाद बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू क्या होता है, हमारे सेंट्रल वेन से ऐसे चला जाता है, जो बाइल डक्ट के थ्रू फिर से रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो जो हिपैटोसाइट है, जो हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ढका होता है ग्लिसन्स कैप्सूल से। किससे ढका होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल से। यहां आपको फील कराया जा रहा होगा कि यहां पे जो कवरिंग है एंड दैट इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल, यहां पे भी फील कर सकते हैं। जो फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का हमारे यहां दैट इज हिपैटिक लोब्यूल, और हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या पाई जाती हैं, हिपैटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जहां पे हमारे यहाँ बाइल बनेगा। बाइल बनेगा, बाइल का फंक्शन हम देखेंगे। तो बाइल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीवर टू द ड्यूडेनम। हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर जो है वहां से भी बाइल रिलीज होती है, लेकिन यहां से स्टोर्ड एक्स्ट्रा बाइल, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया और हमारे लीवर ने बाइल रिलीज किया, लेकिन बाइल यूटिलाइज अगर नहीं हुआ तो हम एक्स्ट्रा बाइल को गॉल ब्लैडर में लेके चले जाते हैं और रिक्वायरमेंट पड़ने पे लेके आते हैं। तो बेसिकली बाइल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीवर टू द ड्यूडेनम। बाइल हिपैटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के बाद कॉमन हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद ड्यूडेनम में ओपन होता है। तो मेन फंक्शन आएगा कि भैया बाइल का काम क्या होता है। चलिए बाइल का काम हम जानेंगे। पेंक्रियाज जिसको हम दिखा रहे थे उसको भी थोड़ा जान लें। हमने देखा था कि पेंक्रियाज जब हम पढ़ते हैं तो ड्यूडेनम में मिलता है, और यहां पे हमने डक्ट ऑफ विर्संग दिखाया था, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट की बात की थी, और इसे देखिए बहुत सारी एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट भी एराइज हो रही है। अगर आप फील कर पा रहे हो कलर से तो एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम कहते हैं क्या, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोला करते हैं। हमारा पेंक्रियाज कुछ ऐसा है देखने में। तो लीवर से आने वाला कॉमन बाइल डक्ट, लीवर और गॉल ब्लैडर से, और पेंक्रियाटिक डक्ट मिलके हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्पुला बनाते हैं, और ड्यूडेनम में ओपन होता है एम्पुला। वो एम्पुला गार्डेड होता है किससे, स्फिंक्टर ऑफ ओडी से। चलिए हम जानते हैं इनके द्वारा कौन कौन सा सिक्रीशन आया, लेकिन हम अगर हम अपने पेंक्रियाज को लेके और उसका क्रॉस सेक्शन करके देखें
तो हमारे यहाँ पेंक्रियाटिक एसिनाई पाई जाती है, यहाँ पे दिख रहा होगा एसिनाई सेल। जो भी पेंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है यहीं पे होता है। लेकिन सबसे मोस्ट टैपर्ड यानी पिछले वाले हिस्से में देखें तो कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम मिला के बोलते हैं साथ में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहां पे 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अगर हम पेंक्रियाज का अगला हिस्सा देखें तो एक्सोक्राइन इन नेचर होता है, और जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं वो पेंक्रियाटिक के एंटीरियर पोर्ट से। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है टेपर्ड या कोनिकल पार्ट होता है, लगभग 1% हिस्सा जो बनाता है हमारे यहाँ पेंक्रियाज का वो एंडोक्राइन इन नेचर होता है। तो हमारे यहाँ पेंक्रियाज को हम बोलते हैं एक कॉम्पोजिट ग्लैंड की तरह काम करती है। इसका कुछ हिस्सा यानी मैक्सिमम हिस्सा किस तरह काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, और पीछे वाला हिस्सा इसका काम करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, जो हमारे यहाँ इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। तो पेंक्रियाज से निकलने वाला जो है पेंक्रियाटिक जूस होगा। अब हम देखेंगे कि इन जूसों का कंपोजिशन क्या होता है और ये कैसे एक्ट करती है हमारे यहाँ फूड पे। तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे यहाँ क्या, पेंक्रियाज, सीन नेवर ड्यूडनल लूप। इट इज ए क्रीम कलर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड है। इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। द एक्सोक्राइन पार्ट हैज द पेंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम अलोंग विद द बाइल डक्ट्स। ये सारी बातें हम बता चुके हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पेंक्रियाज देखेंगे, जैसे पेंक्रियाज के बाद क्या आएगा, पेंक्रियाज के बाद हमारे यहाँ आएगा पेंक्रियाज के बाद आएगा हमारे यहाँ ड्यूडेनम में पेंक्रियाज मिला था, तो ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा, जेजुनम आएगा। जेजुनम के बाद क्या आएगा, इलियम आएगा। तो हम देखेंगे बेसिकली कि हमारे यहाँ डाइजेशन हो कैसे रहा है, कहाँ पे क्या हिस्सा था, क्योंकि मिलने वाले पार्ट इतने ही हैं। तो बकल कैविटी में अगर हम बात करें कि हमारे ओरल कैविटी में क्या हुआ, तो थोड़ा याद करिए। बकल कैविटी में हमने क्या किया, हमारे यहाँ सलाइवा मिला। सलाइवा में क्या था, सेलेवरी एमाइलेज था, और सेलेवरी एमाइलेज ने क्या किया, हमारे यहाँ सेलेवरी एमाइलेज में जो टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज जिसे हम कह रहे थे, उसने हमारे यहाँ 30% कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट यानी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया, माल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट किया। यानी हमारे यहाँ अगर हम फूड की बात करें तो 30% डाइजेशन जो होता है हमारे यहाँ किसका होता है, सलाइवा के द्वारा हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो ओनली स्टार्च डाइजेशन, टाइलिन जो होता है कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू डाइसेकेराइड्स अबाउट 30%, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो स्टार्च को सेलेवरी एमाइलेज जिसका पीएच 6.8 होता है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगर हम, तो फिर अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक में थोड़ा याद करिए आप क्या क्या रिलीज हुआ था। तो स्टमक में पढ़ने के नाम पे हमारे पास पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन और HCl था। HCl का अपना अलग फंक्शन है कि ये जो हमारे जाइमोजेंस है, जो इनएक्टिव एंजाइम्स उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। बट स्टिल अगर हम पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन की बात करें या बात करें किसका, गैस्ट्रिक लाइपेज या एमाइलेज की, तो एक तो स्टमक में पीएच इतना कम होता है HCl की वजह से कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज और एमाइलेज हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रह जाती है। अब बचता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। और जो हमारे यहाँ प्रोरेनिन है वो HCl की मदद से रेनिन में कन्वर्ट होता है। और हम बोलते हैं कि जो रेनिन होता है वो क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। अब कहोगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है भाई साहब, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ मिल्क प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है, और कैसीन हमारे यहाँ सॉल्युबल स्टेट में होता है। लेकिन कोई भी एंजाइम सॉल्युबल स्टेट में कैसे वर्क करेगी, तो जो रेनिन होता है इस इनसॉल्युबल प्रोटीन जो कि कैसीन है उसे कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में, जो कि सॉल्युबल हो जाता है। अगर इसका एग्जांपल आपको देखना है तो एक छोटे बच्चे को दूध पिलाइए, 10-20 मिनट बाद उसका पेट दबाइए, देखिए दही बाहर आ जाएगी। सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। रेनिन कभी मिल्क को डाइजेस्ट नहीं करता है, इट हेल्प्स ओनली इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। क्यों, क्योंकि करता क्या है, जो इनसॉल्युबल कैसीन है, जो सॉल्युबल कैसीन प्रोटीन है उसे इनसॉल्युबल कैसीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम देखें तो स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours. इट इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस by the churning movement and it's converted into the acidic phosphatic chyme. जब when food is mixed with gastric juice and that is known as chyme, और chyme का जो मीडिया होता है वो एसिडिक होता है। तो पेप्सिनोजन क्या करता है, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है HCl उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। फिर पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। फिर हम बात करें इन इन्फेंट्स में बात करें तो प्रोरेनिन कौन इनएक्टिवेट करेगा, HCl रेनिन में कन्वर्ट करेगा। कैसीन जो कि मिल्क प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट होगा, और फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क होगी। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था, तो सबसे फर्स्ट पार्ट था हमारे यहां ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में कौन कौन मिल रहा था, तो लीवर मिल रहा था,
गॉल ब्लैडर मिल रहा था, और कौन मिल रहा था? पैंक्रियास मिल रहा था। इन तीनों का जो सिक्रीशन होगा वही तो हमारे फूड पे काम करेगा। तो अकर्स मोस्टली इन ड्यूडेनम। जो हमारे डाइजेशन का काम है, जो हमारे डाइजेशन का फंक्शन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, मैक्सिमम डाइजेशन होता है हमारे यहाँ ड्यूडेनम में। काइम इज मिक्स्ड विद बाइल जूस। स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस से मिलने के बाद जब आएगा तो यहां से तो काइम ही आएगा, और काइम का मीडिया क्या है? एसिडिक है। तो इस एसिडिक मीडिया पे हमारे बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहला फंक्शन क्या होगा? इस एसिडिक काइम को हम बेसिक में कन्वर्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। और न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पे बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। तो हमारे यहां जो हिपैटिक जूस आता है या गॉल ब्लैडर से आता है जूस, उसमें बाइल जूस होता है। बाइल जूस न्यूट्रलाइज करता ही करता है फूड को, लेकिन इसका एक मेन फंक्शन है, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? जैसे फैट को, जैसे एक ग्लास लीजिए, उसमें फैट के एक एक ड्रॉप डालिए, कुछ समय बाद देखेंगे आयल्स के मॉलिक्यूल जो है साथ में यूनाइट हो गए, क्योंकि इनके बीच का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो एक बड़ा ग्लोब्यूल बना लेंगे। अभी बड़ा ग्लोब्यूल बन गया तो कोई भी एंजाइम अगर अटैच होगा तो डेफिनेट सी बात है बाहर के तो फैट को डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन अंदर के फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा बाइल जूस होता है वो करता क्या है? बाइल जूस फैट के मॉलिक्यूल के बीच का सरफेस टेंशन बढ़ा देता है। सरफेस टेंशन बढ़ा देता है तो फैट ग्लोब्यूल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इनको हम एंजाइम की मदद से इजीली क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये डायग्रामेटिकली आप समझिएगा, ऐसे फैट ग्लोब्यूल है, बाइल साल्ट जैसे ऐड होगा वो क्या करेगा? ऐसे करेगा। अब बाइल जूस की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा समझ लेते हैं। बाइल जूस की जब हम बात करेंगे, बाइल जूस की बात करें, बाइल जूस की बात करेंगे हम, तो हमारे यहां दो चीजें होती हैं बाइल जूस में, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स होती है। जो हमारे यहां बाइल सॉल्ट होती है उसमें दो तरह की सॉल्ट्स होती हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट का अगर हम जिक्र करें तो इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडिया ऑफ काइम, और जो ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। बाइल पिगमेंट्स के नाम पे दो चीजें मिलेंगी हमें, कौन कौन सा? बिलिरुबिन और बिल्वरडीन। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि जो बाइल साल्ट्स होती है, बाइल साल्ट में भी कौन सी सॉल्ट होगी? तो यहां पे ऑर्गेनिक बाइल साल्ट होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट किसमें मदद करती है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडिया ऑफ फूड। तो यहां ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट जो होती है वो क्या किसमें मदद कर रही है? देख रहे होंगे फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दे रही है, जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, एंड दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो हमारे यहाँ बाइल के दो कंपोनेंट जो हैं, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट, और बाइल साल्ट के भी जो दो कंपोनेंट हैं उसमें जो इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट होता है दैट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडिया ऑफ काइम, और जो ऑर्गेनिक बाइल साल्ट होता है वो हेल्प करता है किसमें? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। तो यहां बाइल मिला था हमें। फिर हम देखें पेंक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, तो पेंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। पेंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। हम बोलते हैं एमाइलोपेप्सिन, पेंक्रियाटिक एमाइलेज। पहले तो हम जानेंगे क्या क्या रिलीज होता है। पेंक्रियाटिक जूस की बात करें हम तो पेंक्रियाटिक एमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, स्टिएप्सिन, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेजेज, ये तमाम चीजें पाई जाती है हमारे पूरे पेंक्रियाटिक जूस में। पेंक्रियाटिक जूस को हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, pancreatic juice is known as complete digestive juice. The pH of pancreatic juice is 7.8. तो एमाइलोप्सिन पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है? जो बचा हुआ, क्योंकि अभी तक हमने स्टमक में पढ़ा, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या थे? इनएक्टिव स्टेट में थे। तो हमारे यहाँ स्टमक में केवल प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया गया, लेकिन हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट स्टिल अनडाइजेस्टेड है, फैट स्टिल अनडाइजेस्टेड है। तो हमारे यहाँ जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें जो एमाइलेज होता है पेंक्रियाटिक, को क्या करता है? हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर से देखिए यहाँ स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है।
पेंक्रियाटिक जूस की बात करें तो जो पेंक्रियाटिक जूस होता है, पेंक्रियाटिक जूस की बात करें तो हमारे यहां क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीन हमारे यहां प्रोटीन डाइजेस्टिंग हार्मोन पाई जाती हैं। किसमें? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पाई जाती है किसमें? हमारे पेंक्रियाटिक जूस में, और तीनों इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। तो तीनों इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, तो हमारे यहां जो ड्यूडेनम होता है उसमें इंट्रोकाइनेज रिलीज होता है। इंट्रोकाइनेज करता क्या है कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। इंट्रोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये ट्रिप्सिन जो होता है वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और यही ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। यानी पहले अगर हम देखें तो हमारे यहां जो इंट्रोकाइनेज है, वो जो इनएक्टिव एंजाइम है हमारे यहां ट्रिप्सिनोजन, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही ट्रिप्सिन बनेगा वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और वही ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा। और बेसिकली ये तीनों मिलके हमारे यहां क्या करेंगे? प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटीजेज जो भी बना हुआ है उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? जो हमारे यहाँ पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो फैट को हमारे यहाँ डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। जो न्यूक्लियेजेस का हमने जिक्र किया, क्या करेगा? वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो लगभग हम देख रहे हैं कि हमारे पेंक्रियाटिक जूस के एक्शन के द्वारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों को डाइजेस्ट किया जा रहा है। इवन न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट किया जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। फिर आगे की बात करेंगे हम, जैसे यहां पढ़ लिया डाइपेप्टाइड्स की बात करें, डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे सवाल पूछे गए जिसमें माल्टोज हो गया तो माल्टेज उसे 2 ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टोज आप समझ रहे होंगे कितनी बार पूछा गया होगा। लैक्टेज उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। न्यूक्लियोटाइडेज जो होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइजेज जो होती हैं न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करती हैं। न्यूक्लियोसाइडेज जो होती हैं न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर और बेस में कन्वर्ट करती हैं। ऐसे हमारा पेंक्रियाटिक जूस एक्शन करता है। और सभी चीजों को हमने सिंपलर कंपोनेंट में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब हम मैक्सिमम डाइजेशन करते हैं तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं, जेजुनम में। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो सिक्रीट करता है म्यूकस फॉर अडेयरिंग वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग फॉर द अनईजी पैसेज। फुली डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड, सेमी सॉलिड फ्लूइड जो होता है, एल्कलाइन फ्लूइड पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज नोन एज काइल। ठीक है? अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि कहां पे क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा हमारे यहाँ म्यूकोसा से ही हो रहा होगा। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है म्यूकोसा से ही होता है। और हम बोल रहे हैं कि फैट का डाइजेशन जो होता है वो फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स के थ्रू होता है। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, एमिनो एसिड हो गए, इनको हम सेल्स में एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारा इंटेस्टाइन का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होता है? एपिथेलियम जो बनी होती है वो कुछ इस तरह की माइक्रोवेलाई कंटेन करती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनती है जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स। तो कुछ ऐसा हमारे यहां बना होता है डाइजेशन का माहौल। एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द सर्कुलेटरी फ्लूइड। अब कहीं भी एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं तो दो तरह से होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है ये ट्रांसपोर्ट, किसी एक चीज को हम दूसरे जगह से ला रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट हमेशा दो तरीके से हो सकता है। एक तो वहां जहां पे कोई कंपोनेंट ज्यादा है उससे कम की ओर, या तो कम से ज्यादा की ओर। तो हमारे यहां ट्रांसपोर्ट के दो मैकेनिज्म है, एक्टिव या पैसिव। अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी खर्च करके, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डेफिनेट सी बात है, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब करते होंगे किसी मटेरियल का? कि जब उस मटेरियल को जहां पे कम है वहां से ज्यादा की ओर मूव करा रहे होंगे तो हमें एनर्जी लगेगी। क्लियर सी बात है। और जो मटेरियल अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा होगा उसमें हमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। यानी पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर पानी जाना हो तो हमें एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन पानी अगर कहीं कम है वहां से ज्यादा की ओर मूव कराना हो तो डेफिनेटली हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी ट्रांसपोर्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी मटेरियल कम से ज्यादा की ओर हम मूव कराएंगे हम ऑलवेज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे।
पैसिव ट्रांसपोर्ट वही होता है कि जो मटेरियल जहां पे ज्यादा है वहां से कम की ओर मूव करे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट के हमारे पास दो तरीके होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली एज दे आर वाटर insoluble. Bile salt phospholipids converts them into the small spherical water soluble droplets that is called micelle. They are reformed into the small protein coated fat globules जिसे हम कहते हैं chylomicrons and they are transported into the lacteals in the villi from lymph. Chylomicrons enters into the blood. फिर हम बात करें कि कहां पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो अगर हम माउथ की बात करें तो हमारे यहाँ सर्टेन ड्रग्स हमारे यहाँ माउथ में एब्जॉर्ब होती हैं। स्टमक की बात करें तो वाटर, सिंपल शुगर, सम ड्रग्स एंड एल्कोहल। इसीलिए एल्कोहल कंज्यूम करने वाले खाली पेट पीते हैं ताकि वो एल्कोहल एब्जॉर्ब कर सके। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ऑल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वाटर एंड सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। ठीक है, तो हम ऐसे इंटेस्टाइन, आपके यहाँ एनसीईआरटी में कॉलम बना होगा इसके लिए, और इस कॉलम में दिया होगा कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है कहाँ पे कैसे कौन सा होता है। अब आपके यहाँ कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स दिए होंगे, जैसे पहला डिसऑर्डर दिया है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस है क्या, इसे हिंदी में बोलते हैं पीलिया। तो जॉन्डिस में होता क्या है कि जो हमारे यहाँ बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट हमारे यहाँ बिलिरुबिन और बिलवर्डिन होता है। समझिएगा, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, किसी को सिस्टिक डक्ट में स्टोन होने की वजह से धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, तो होगा क्या, या तो हमारा लीवर मिसफंक्शन करे, डिसफंक्शन करे। इन सारे कंडीशंस में हमारे यहाँ ये जो बाइल पिगमेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होगा, अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलाउंग ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो जो पेरिफेरल पार्ट होंगे, जहाँ के ब्लड वेसल्स दिखाई देते हैं, वहां पे इनके विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जॉन्डिस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या लीवर के मिसफंक्शन की वजह से जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो सर्कुलेशन में आ जाती हैं। तो हम बोलते हैं कि जो स्किन होती है या आंखें जो होती हैं वो पीले रंग की हो जाती हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इट इंडिकेट्स लीवर डैमेज। सिंपल सी बात है, बाइल बन कहाँ रहा है, तो लीवर में बन रहा है। अगर इसका कोई भी मिसफंक्शन होगा दैट विल लीड्स टू द डैमेज ऑफ योर लीवर। दूसरा हमारे यहाँ बीमारी दी हुई है वोमिटिंग। वोमिटिंग को हम हिंदी में उल्टी बोलते हैं, एंड विच इज नॉट सीधी उल्टी। खाने का जो रास्ता है हमारे यहाँ वो है क्या, ओरल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन यही रास्ता अगर उल्टा हो जाए यानी रिवर्स पेरिस्टेल्सिस हो जाए तो हमारे यहाँ क्या होगा, जो भी फूड कंटेंट है बाहर चला आएगा, हम बोलेंगे उल्टी हो गई। तो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू आउट द माउथ एंड दैट इज नोन एज वोमिटिंग। इट इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लंगाटा, मींस ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता। फिर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ नेक्स्ट डिसऑर्डर है डायरिया। तो डायरिया क्या है, तो फ्रीक्वेंट इलिमिनेशन। फ्रीक्वेंट इलिमिनेशन होने लगे अगर किसका, आपके यहाँ फीकल मैटर का, तो डेफिनेट सी बात है हम रेक्टम में क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और सॉलिड वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो क्या होगा, वाटर लॉस शुरू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फेसेस इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फ्रीक्वेंटली रिमूव होगा तो डेफिनेट सी बात है वाटर का लॉस बढ़ता चला जाएगा, एंड दैट इज नोन एज डायरिया। फिर हम बात करें हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन होता है, तो एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल हो जाए, जैसे मान लीजिए इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल। इनफ्रीक्वेंट हमारे पेरिस्टेल्सिस में, अगर हमारे यहाँ कोलन में पेरिस्टेल्सिस कम हो जाए, पेरिस्टेल्सिस की एक्टिविटी अगर हमारे यहाँ कम हो जाए कोलन में, तो जो सॉलिड फूड है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाएगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है, और इसी कंडीशन को लीड करता है हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन। फिर हमारे यहाँ जो डिसऑर्डर है इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन मतलब डाइजेस्ट कर ना पाने की कंडीशन। तो इनडाइजेशन लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, टू इम्प्रॉपर डाइजेशन। इट इज ड्यू टू द एंजाइटी, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, फूड पॉइजनिंग, स्पाइसी फूड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम 4 रोटी खा रहे हैं तो 4 रोटी का एंजाइम हमारे यहाँ रिलीज हुआ, हम दोस्त के यहाँ गए 14 रोटी खा लिए, तो हमारे यहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग हर चीज का फिक्स हो जाता है। अब जैसे ही हमने फूड बढ़ाया तो हमारे यहाँ एंजाइम्स तो 4 ही रोटी के लिए आई, तो उस कंडीशन में भी हम डाइजेशन फीड करते हैं। स्ट्रेस कंडीशन जो है, स्ट्रेस कंडीशन में आपके एंजाइम्स कम रिलीज होंगे। एंजाइम्स कहीं ना कहीं प्रॉपर रिलीज ना हो, कम रिलीज हो, तो हमारे यहाँ इंडाइजेशन की समस्या फेस होती है।
फिर हम बात करें नेक्स्ट डिजीज की, तो हमारे यहाँ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इससे रिलेटेड दो डिसऑर्डर्स है, एक है मैरेस्मस और एक है क्वासियोरकर। मैरेस्मस और क्वासियोरकर को हम रखते हैं क्या, पीईएम डिसऑर्डर यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। अब ये सवाल पूछा बहुत गया आपके, दो तरह के डिजीज जो है मैरेस्मस और क्वासियोरकर। जो मैरेस्मस होता है और क्वासियोरकर होता है, मैरेस्मस की अगर हम बात करें तो मैरेस्मस जनरली होता है 0 से 1 साल के बच्चे में, जो मिल्क फीडिंग स्टेज में यानी मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है। और मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है और मदर का मिल्क उन्हें ना मिले तो उन्हें ना ही एनर्जी मिल रही है और ना ही क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो एनर्जी भी नहीं होगी और प्रोटीन को एज इट इज पता होगा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, तो उनकी बॉडी बिल्ट भी बहुत बेकार होगी। इट इज द डाइटरी यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इट इज द डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज। पीईएम कॉजेज मैरेस्मस एंड क्वासियोरकर इन चिल्ड्रेन। अब हम बात करें मैरेस्मस की, तो मैरेस्मस 0 से 1 साल के बच्चे में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है 0 से 1 ईयर के बच्चे में हमें मैरेस्मस दिखाई देता है। इसमें इंपेयर्ड ग्रोथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है, प्रोटीन की कमी होगी तो ग्रोथ का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। एक्सट्रीम इमेस्टिकेशन ऑफ द बॉडी, लिम्स जो होंगी थिन होंगी, ड्राई थिन एंड रिंकल्ड स्किन होगा, डिक्लाइंड ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट, इंपेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैसिलिटीज भी कम हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, बच्चे को एनर्जी भी नहीं मिल रही है और बच्चे के अंदर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है होता उन्हीं बच्चों में है जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें मैरेस्मस कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्वासियोरकर है। क्वासियोरकर में प्रोटीन की कोई कमी नहीं होती है, यहाँ नहीं, प्रोटीन की कमी होती है, यहाँ पे कमी कैलोरी की नहीं होती है। 1 से 5 साल के बच्चे में होता है। क्वासियोरकर अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी नॉट ड्यू टू द प्रोटीन। कैलोरी यहां पे क्या है, कैलोरी पूरी है, प्रोटीन डिफिशियंसी है, सॉरी प्रोटीन डिफिशियंसी है, कैलोरी फील मिल रही है। तो लाइक मैरेस्मस इट्स शो वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन एंड डेवलपमेंट। अनलाइक मैरेस्मस सम फैट्स इज स्टिल अंडर द स्किन, एक्सटेंसिव एडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट। याद रहे क्वासियोरकर जो होता है उसमें हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बेबी को पूरा मिल रहा होता है, प्रोटीन की कमी होती है। मैरेस्मस जो होता है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है। जो हमारे हम क्वासियोरकर का केस होता है उसमें सिम्टम पॉट बेली एब्डोमेन होता है, मटके के तरीके से पेट बाहर चलाता है, बच्चे को देखिएगा डायग्राम में, और स्वेलिंग प्रेजेंट होता है स्किन में, इडमा हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। तो क्वासियोरकर और मैरेस्मस दो हमारे यहाँ पीईएम डिसऑर्डर्स थे जिनको हमें पढ़ना होता है, ठीक है, जिनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। लेकिन बेसिक डिफरेंस इनमें है कि मैरेस्मस जो होता है 0 से 1 साल के बच्चे में होता है, जो कि बेसिकली फीड करता है मदर मिल्क पे, और मदर मिल्क अगर उसे नहीं मिलता है किसी वजह से, चाहे तो हो सकता हो कि मदर या 2 बेबी के बीच में कम समय हो, कम अंतर हो, तो उस दौरान जब मदर मिल्क उसे नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो प्रोटीन से लेके और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशियंसी फेस करेगा। और जो क्वासियोरकर होगा वहां पे केवल प्रोटीन की कमी दिखाई देगी, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसे मिलता रहेगा, यानी एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है, तो इतना रिवाइज कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।